अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन पर। अच्छा, एक आपके लिए खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि अब से मैं आपको डिफरेंशिएशन हो या कोई भी टॉपिक हो, उसकी कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, विद एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने करना ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन के हवाले से पहले मैं बता दूं, सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है और चैप्टर 3 सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, अच्छा, कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है और ज्योमेट्री ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसी तरह कैलकुलस भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और कैलकुलस की ब्रांच के अंडर डिफरेंशिएशन आता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो है, कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स। ये कंसर्न करता है प्रॉब्लम से, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल विच इट डिपेंड्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये कंसर्न करता है उन प्रॉब्लम्स के साथ, उन मसाइल के साथ जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आता है। किसकी वजह से? जिस वो फंक्शन जिस किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, अभी मैं गहराई में नहीं जा रहा, जस्ट ये मैंने आपको एक समझ लें छोटी सी डेफिनेशन बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब फंक्शन में क्या तब्दीली आ रही है, क्या बदलाव आ रहा है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, उसमें तब्दीली की वजह से फंक्शन में क्या तब्दीली आ रही है, उसके हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब फंक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, देख लें फंक्शन किसे कहते हैं। इट इज द रिलेशन वेयर ईच इनपुट इज अ पर्टिकुलर आउटपुट। ये क्या है? ये एक रिलेशन है दो चीजों के दरमियान। किन चीजों के दरमियान? दो चीजों के दरमियान एक रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, जिसमें हर इनपुट अपना पर्टिकुलर आउटपुट रखता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन क्या है? ये दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसमें हर इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है। अब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो बच्चों, अब आपका जो हमारा जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 3 है ना, ये समझ लें स्टार्ट हो रहा है। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ वेरिएबल। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन समझेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की टर्म्स में। ठीक है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखें शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना, 2 मिनट में भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस के बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं सॉल्व? जब आप प्रॉपर, आपको मालूम हो कि भाई डिफरेंशिएशन होती क्या है, उसको कहते हैं क्या है, करते कैसे हैं, कौन से फंक्शन पर अप्लाई होती है, क्या है। जब तक यही नहीं मालूम होगा तो हम कोई भी बड़े से बड़ा सवाल 2 मिनट में नहीं कर सकते। जो बच्चे उन वीडियोस का
इंतजार करते हैं एंड तक, पेपर्स तक, कि कहीं से ट्रिक मिल जाए, कहीं से जादू की पुड़िया मिल जाए जिससे हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बड़े-बड़े लंबे-लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, कहीं जादू की पुड़िया नहीं मिलने वाली भाई। आपको अगर किसी चीज़ में माहिर बनना चाहते हैं तो उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ता है। जब तक आप गहराई में नहीं जाएँगे, आप किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड तक लाज़मी देखनी है बच्चों आपने ये वीडियो। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है? लेट एक्स एंड वाई, let x and y be two variables, be the two variables। हम let कर लेते हैं कि x और y दो variables हैं। क्या है वो? दो variables हैं। and let variable y depends on the variable x। अब ये जो हमारा y वेरिएबल है ना, ये डिपेंड कर रहा है x पर। So we can be written as, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y is equals to f of x। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और जो वेरिएबल y है वो डिपेंड करता है वेरिएबल x पर। तो इस जुमले को अगर मैं मैथमेटिक्स की जबान में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखते हैं इस जुमले को कि y वेरिएबल डिपेंड ऑन x वेरिएबल, दैट इज आल्सो कॉल्ड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। f क्या कहते हैं? फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y जो है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या मतलब है इस बात का और फंक्शन का क्या ताल्लुक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या ताल्लुक है। एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपके सामने फंक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स या टू वेरिएबल्स वेयर ईच इनपुट हैज पर्टिकुलर आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हर इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होगा। ये देखिए, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं। y is equals to sin x। ठीक है बच्चों, y is equals to log of x। क्लियर है? उसके बाद और एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो y is equals to x square plus 1 और y is equals to ax plus b की पावर n। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फंक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ये कहलाता है। अब इसका हर इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट कैसे आएगा, तो मैं इन चार एग्जाम्पल्स में से कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने और चेक कर लेते हैं कि उसका पर्टिकुलर आउटपुट किस तरह आ रहा है। तो मैं y is equals to sin x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? y is equals to sin x। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या इस बात का कि x की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो मालूम नहीं है, वो कुछ भी आ सकती है। 30 भी हो सकती है। x क्या है यहाँ पर? एज अ एंगल है ना, एज x एज अ एंगल है, साइन एंगल। तो x को हम एंगल पढ़ेंगे, साइन एंगल। अब ये जो एंगल x है, इसकी क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू x कुड बी 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 एंड सो ऑन। तो x की क्या वैल्यू हो हमें नहीं मालूम। तो ये जो x की वैल्यू है पता ही नहीं है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और y जो है वो डिपेंड करता है x पर। अब x की क्या वैल्यू होगी y का, तभी तो आंसर आएगा। जब मुझे x की वैल्यू ही नहीं पता तो y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू sin 30। तो sin 30 की क्या वैल्यू होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 0.5। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब अगर मैं sin 60 पुट कर दूं तो sin 60 की क्या होती है वैल्यू? 0.866। ठीक है, देखें मैं हर जगह अलग इनपुट दे रहा हूं तो उसका पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है।
हर इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है, तो ये कहलाता है फंक्शन. इट इज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स वेयर ईच इनपुट हैज अ पर्टिकुलर आउटपुट. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनपुट चेंज किया, आउटपुट दूसरा, यहाँ पे इनपुट चेंज किया, आउटपुट दूसरा. तो हर इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट जहाँ पर आ रहा होता है वही चीज फंक्शन कहलाती है. और जब मैं फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पढ़ता हूँ तो इस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इस मैथमेटिक्स की जबान में इस तरह लिखा जाता है. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये आपको इस एग्जांपल और कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अच्छा बच्चों, अभी तक डिफरेंशिएशन की इसमें कोई बात नहीं हुई है. डिफरेंशिएशन के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए इनको जानना आपका बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन से पहले. तो अब आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे चेंज इन वाई. चेंज इन वाई वेयर एक्स इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटेड. चेंज इन वाई if x is incremented or decremented. y में क्या तब्दीली आएगी, y में क्या चेंज आएगा अगर x बढ़ेगा. इंक्रीमेंटेड का मतलब बढ़ेगा, और डिक्रीमेंटेड और घटेगा. अब देखें, y फंक्शन ऑफ x है, y की वैल्यू ऑफ फंक्शन x पर डिपेंड कर रही है. ठीक है ना, y क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर x बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, तो भी y में तब्दीली आनी है. और अगर x डिक्रीमेंट होता है, कम होता है, तब भी y में चेंज आना है. ठीक है, तो वो चेंज किस तरह आता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अब हम यहाँ देखेंगे. फॉर्मूला रटना नहीं होता, फॉर्मूला अब आपको याद हो जाएगा इस तरह. देखिए किस तरह. देखिए हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. y फंक्शन ऑफ x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x की जो पर्टिकुलर वैल्यू में पुट करूंगा उसका पर्टिकुलर आउटपुट y पर आता रहेगा. अच्छा भाई, अब अगर x इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ता है, x की वैल्यू में अगर तब्दीली आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है, मिसाल के तौर पर x में छोटा सा चेंज आ रहा है जिसको मैं डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा x, मतलब चेंज इन x प्लस हो रहा है. x की वैल्यू में कुछ छोटी सी वैल्यू प्लस हो रही है, ऐड हो रही है. तो भाई जाहिर सी बात है, ये जो y होगा इसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा. वो क्या चेंज आएगा, उस चेंज को मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब x में डेल्टा x की तब्दीली आ रही है तो y में ऑटोमेटिकली डेल्टा y की तब्दीली आ जाएगी. क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है बच्चों. अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला अभी बनेगा आपके सामने, जो हम इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 में यूज करेंगे अभी. अच्छा, y किसके बराबर है, f ऑफ x. y यहाँ प्लस का है, y को मैं उधर ले जाऊंगा तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई. और y किसके बराबर है, f ऑफ x. तो मैं y की बजाय f ऑफ x लिख दूंगा. तो देखिए ये चेंज इन y आ गया. क्या लिखा था मैंने, चेंज इन y इफ x इज इंक्रीमेंटेड. अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y में क्या चेंज आएगा, मैं इस फॉर्मूले से मालूम कर सकता हूँ. आगे लिख भी देता हूँ, इंक्रीमेंटेड मतलब जहां पर x की वैल्यू बढ़ रही है. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब x की वैल्यू में चेंज आएगा. कौन सा चेंज आएगा, कौन सा बदलाव आएगा, बढ़ने वाला बदलाव. अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डिक्रीमेंटेड की. तो दोबारा मैं ये कहूंगा कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. अगर x में तब्दीली आ रही है, अब कैसी तब्दीली आ रही है, कोई चीज कम हो रही है, x की वैल्यू में एक छोटी सी वैल्यू कम हुई, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स. जाहिर सी बात है, जब कमी होती है तो माइनस होता है. तो भाई मेरे अगर यहाँ माइनस होगा तो y में भी माइनस हो जाएगा, y माइनस डेल वाई.
जिस तरह ऊपर y में ऐड हो गया था x के अंदर ऐड होने की वजह से कुछ, इसी तरह x से कुछ माइनस होने से y से भी कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे की वैल्यू पर डिपेंड, एक सॉरी y डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। तो अब क्या होगा, उसी तरह करेंगे बच्चों, हम इसको किस तरह करेंगे, y किसके बराबर था f ऑफ x, तो मैं y की जगह f ऑफ x लिख दूंगा माइनस डेल्टा वाई, माइनस का उधर जाके प्लस, और ये पूरी वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, तो ये चेंज इन वाई आ गया जब एक्स में डिक्रीमेंटेड हुई, डिक्रीमेंटेशन हुई। डिक्रीमेंटेशन का मतलब क्या, तब्दीली हुई इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग, रिडक्शन। ठीक है, तो डेल्टा वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये वो वैल्यू है, ये वो फॉर्मूला है जब एक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंटेशन होगी, मतलब कमी होगी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम वाई में चेंज मालूम करने के। और जब एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगी, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन वाई मालूम करने के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा कि किस तरह चेंज इन वाई मालूम किया जाता है। दूसरी अहम बात, ये डिफरेंशिएशन से ताल्लुक रखती है, इसको डिफरेंशिएशन कहते नहीं है, ये बात जरूर नोट कर दीजिएगा। लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, it is related to differentiation। ठीक है बच्चों, इसके बगैर नहीं हो सकता, ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लें, आगे चलते हैं। कर लिया नोट आपने, तो चलिए अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स कराता हूँ मैं आपकी चेंज इन वाई मालूम करने के लिए। एग्जाम्पल 1 मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल 2 आपको ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको एग्जाम्पल 2 भी करवा दी जाए। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास है, इफ y is equals to x cube plus 1, y का हमें फंक्शन दे दिया है, if y is equals to x cube plus 1, then calculate the corresponding change in y। तो y में चेंज मालूम करें when x is incremented, अगर x की वैल्यू बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, क्या बढ़ रही है, फ्रॉम फ्रॉम 1 to 1.01। आप बुक खोल के रखिएगा, ये एग्जाम्पल समझने के लिए, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, सवाल देख लें एक दफा और। इफ y is equals to x cube plus 1, then calculate the corresponding change in y when x is incremented। y में corresponding change मालूम करें, मतलब y में वो तब्दीली मालूम करें जो x के बढ़ने की वजह से आ रही है। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 1.01 से, कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 1.01 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा और चेंज इन x मालूम करें कि x में तब्दीली कितने की हो रही है, चाहे वो इंक्रीमेंटेशन हो या डिक्रीमेंटेशन। आप दोनों ही सूरतों में डेल्टा x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो डेल्टा x किस तरह निकाला जाता है, किसी भी चीज का जब हमें चेंज मालूम करना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या मालूम करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो चेंज इन x आ रहा है भाई हमारा 1.1 से 1.01 तब्दीली आई, x में कितनी तब्दीली आई, 1.01 तक। तो 1.01
-1 तो कितना आ जाएगा 0.01। एक्स में कितनी तब्दीली आएगा 0.01। ठीक है, ये चेंज इन एक्स हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, उसने क्या बोला था, कैलकुलेट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त। अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई विल बी। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा लिख लें, आप दोबारा जनरेट कर लें, अभी जनरेट करके दिखाया ना भाई, दोबारा जनरेट कर लें। क्या था भाई, फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला था अगर इंक्रीमेंटेशन हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीमेंटेशन मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये फॉर्मूला था। तो भाई हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, वो है लेट y is equals to f of x is equals to x क्यूब प्लस 1। क्या है, x क्यूब प्लस 1 ये है। तो हम सबसे पहले x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डेल्टा x और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू x की क्या वैल्यू है 1 है, x की वैल्यू क्या है 1, और डेल्टा x कितना आया 0.01 माइनस f x की क्या वैल्यू है 1 है भाई, क्या है 1। यहाँ तक लिखा आपने, चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 1.01 माइनस f ऑफ 1। ये कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, आप यहाँ फंक्शन, अब इस जगह आप जो है, जो y का फंक्शन है f ऑफ x का x क्यूब प्लस 1, यहाँ पर आप x क्यूब प्लस 1 मतलब x की जगह 1.01 पुट करेंगे और यहाँ पर x क्यूब में 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो कर लेते हैं, दोबारा बता दूं, देखें यहाँ पर जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, हमें x क्यूब प्लस 1 लिखेंगे और उसमें x की जगह 1.01 मतलब जो x में चेंज आया है, बढ़ने वाला इंक्रीमेंटेशन वाला चेंज आया है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.01 की। जबकि यहाँ पर x क्यूब प्लस 1 जो हमारा फंक्शन है, वहाँ x की जगह 1 की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। ये f का मतलब ये होता है कि जो आपका फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, आपने उस फंक्शन में x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जो f के साथ ब्रैकेट में लिखी गई है। आसान अल्फाज में ये बात है। तो भाई मैं लिख देता हूँ इसकी जगह पर 1.01 की पावर क्यूब प्लस 1 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1.01 का क्यूब में मालूम कर लेता हूँ क्या आ रहा है। 1.01 का क्यूब आ रहा है हमारे पास 1.030 1.030 प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब 1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.030 माइनस 2। तो -2 कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.030। तो चेंज इन y कितना आया, चेंज इन y इज इक्वल्स टू 0.030। ये हमारे पास चेंज आ रहा है y के अंदर। अगर x की वैल्यू में 0.01 का चेंज आ रहा है तो y की वैल्यू में 0.03 का चेंज आ रहा है। तो अब आपको समझ आई बात कि y डिपेंड कर रहा है x पर, और अगर इंक्रीमेंट होगी तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम चेंज इन y किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसमें इसी तरह हम जो है क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसमें डिक्रीमेंटेशन है, उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने जब आपको चेंज इन वाई पढ़ाया था तो उसको
अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो। अब आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको बात बताने जाऊंगा रेट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं? ये तो हमने चेंज इन वाई मालूम करना है, चेंज मालूम करा, चेंज के बारे में आपको बताया कि चेंज किसे कहते हैं। अब मैं आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में बताऊंगा कि रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं। दोबारा से वही बात कि रेट ऑफ चेंज भी रिलेट करता है डिफरेंशिएशन से, लेकिन वो डिफरेंशिएशन है नहीं। डिफरेंशिएशन में अभी बहुत टाइम है बच्चों, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एक्सप्लेनेशन है। तो इसको नोट कर लें। अच्छा जी, नोट कर लिया आपने, तो अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये रेट ऑफ चेंज का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। रेट ऑफ चेंज हमने कहाँ सुना है? अरे भाई 9 क्लास में सुना है। कहाँ पर? 9 क्लास में। 9 क्लास में हम एक वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ते थे। क्या थी वेलोसिटी की डेफिनेशन? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमने पढ़ी है डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह और जगह हमने सुनी है, कहाँ भाई? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में भी हमने सुना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity per unit time is called acceleration। ठीक है बच्चों, ये रेट हमने वहां सुना। तो ये वही वाला रेट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वही रेट है। इस रेट में और उस रेट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चीज यूज होती है, केमिस्ट्री में। ये मैथमेटिकल टूल है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में यूज किया जाता है। इसका ताल्लुक लेकिन मैथमेटिक्स से। तो चलिए अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करते हैं इन मैथमेटिक्स। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज किस तरह जो है किया जाता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इस तरह बताऊंगा। मिसाल के तौर पर एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है बच्चों, ग्राफ, अब ग्राफ बढ़ रहा है। यूं बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है भाई, अच्छा, ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब मैंने कहा कि मुझे अब थीटा मालूम करके बताओ। इस ग्राफ में थीटा एंगल मालूम करो कि कितना है। तो मैं एंगल किस तरह मालूम करूंगा? अब आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। चैप्टर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, वहां पर आपने स्लोप, स्लोप का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्लोप जो मालूम करने का फॉर्मूला होता है, स्लोप को जो है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्लोप मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले देख लेते हैं।
अब मैंने कहा भाई ये एंगल मुझे मालूम करना है। अगर मैं ये एंगल यहाँ मालूम करूँ, एंगल में कोई तब्दीली आएगी? नहीं तब्दीली आएगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये एंगल यहाँ मालूम करना है, एंगल में कोई तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। तो भाई मैं कहीं से भी इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कहीं से भी अगर एंगल लूँ, सब जगह एंगल सेम आएगा। तो मैंने कहा मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंगल लेने। तो भाई एंगल मालूम करने के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होना जरूरी है। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो भाई एंगल मैं किससे मालूम करूंगा? मैं स्लोप के फॉर्मूले से मालूम करूंगा। स्लोप फॉर्मूला क्या कहता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब tan थीटा कैसे मालूम करूं भाई? स्लोप तो पता चल गया, अभी बताता हूँ। सुपर tan थीटा बराबर होता है किसके? सम के ऊपर है कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुशिंग। थ्रो प्रॉपर बुशिंग मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल का मुझे क्या मालूम करना है? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका बेस परपेंडिकुलर क्या है? ये है। और इसका बेस क्या है? ये है। तो भाई बेस यहाँ से आता है। मान लीजिए यहाँ पर x1 और y1 है, और यहाँ पर जो है x2 और y2 है। ठीक है। ये दो पॉइंट्स ले लिए मैंने। ये x1 है, और इस जगह पर ये जो हमारा नुक्ता आ रहा है ये x2 है, और ये x1 है। क्या है? x1। ठीक है बच्चों, ये हमारा y1 है, और ये जो नुक्ता आ रहा है इस जगह, या इस जगह भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये x2 आ गया, ये y2 है, ये x1 है, और सॉरी ये y1 है, ये x1 है, ये जो है हमारा y2 है, और ये x2। तो मैं क्या कैसे मालूम करूंगा ये जो बेस है और परपेंडिकुलर है, किस तरह मालूम करूंगा? अभी आपको बताया था जब हमें चेंज मालूम करना होता है किसी दो चीजों के दरमियान कितनी तब्दीली है, x1 से x2 हुआ और y1 से y2 हुआ, कितनी तब्दीली है y1 से y2 होने में और x1 से x2 होने में। मैं क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। तो x2 माइनस x1 के बराबर आ जाएगी हमारी बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो y एक्सिस है, ये y2 की वैल्यू है, और ये y1 है। तो इसमें कितनी तब्दीली है? ये भी y2 माइनस y1 से निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देख लीजिए tan थीटा मालूम हो गया। कैसे मालूम हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 दोनों के दरमियान चेंज आ रहा है। तो चेंज को अभी आपको बताया था डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने क्या कहा, हमारे पास जो डेफिनेशन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट वेलोसिटी कहलाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वक्त के साथ रफ्तार में कितनी तब्दीली आ रही है वो हमारी एक्सीलरेशन कहलाती है। इन्हीं फॉर्मूला से निकाली जाती है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब थोड़ी सी और बातें मैं आपको बताने लगा हूँ कि रेट ऑफ चेंज के हवाले से। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम रेट ऑफ चेंज के हवाले से बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ रेट ऑफ चेंज की। रेट ऑफ चेंज represents how the rate of change represents how the dependent variable
change represents how the dependent variable changes according the independent variable. Changes according to the independent वेरिएबल. ठीक है, ये इसकी एक तरीके से मान लीजिए डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट्स हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंट वेरिएबल विद इन स्पेसिफिक इंटरवल. क्या कहा? विद इन स्पेसिफिक इंटरवल. इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारी डेफिनेशंस थी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, उसमें लिखा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो इन्होंने क्या कि चेंज रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वही बात जो हमने पीछे की कि चेंज इन वाई अगर एक्स में इंक्रीमेंटेशन हो रही है डिक्रीमेंटेशन, लेकिन विद इन स्पेसिफिक इंटरवल. अब एक स्पेसिफिक इंटरवल का होना बहुत जरूरी है रेट के लिए. ये रेट ऑफ चेंज की एक तरीके से आपके सामने डेफिनेशन है. ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं. इट ग्रेजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो. इट ग्रेजुअली expressed as a ratio of dependent variable to independent variable. ठीक है, मैथमेटिकली इसको किस तरह राइट करते हैं? मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखा जाता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ये हमारा रेट ऑफ चेंज कहलाता है. ठीक है बच्चों. अच्छा जी, अब डेल्टा वाई की क्या वैल्यू थी? अभी हमने बताया था कि डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, वही मैं लिखूंगा यहाँ पे जो फॉर्मूला था x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जो डेल्टा एक्स था वही आता है, क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स. ठीक है बच्चों. तो अब आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन वाई हो रहा है. अगर एक्स में इंक्रीमेंटेशन हो रही है तो ये फॉर्मूला लगना है, डिक्रीमेंटेशन हो रही है तो दूसरा फॉर्मूला लगना है, और नीचे डेल्टा एक्स आ जाना है. तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज. क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. ठीक है. अच्छा जी, इस चेंज को रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन नहीं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है. इसका क्या स्पेसिफिक नाम है? इसका नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज. क्या है नाम है? एवरेज रेट ऑफ चेंज. ये इसका नाम है. ठीक है, इस तरह के चेंज को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज. नोट कर लीजिए इसको. अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए इसको. रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये भी इसको कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये भी इसका नाम है. ठीक है ना, वाई में तब्दीली आ रही है एक्स की निस्बत से, तो ये हम मालूम करते हैं. इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं. इतना हो गया, नोट कर लिया. आगे चलते हैं. ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज. अब दूसरा भी चेंज होता है एक, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज. क्या कहलाता है वो? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इफ change in x is very small, that is
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है, अगर एक्स में तब्दीली आ रही है बहुत छोटी, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत, इतना के ना होने के बराबर, लेकिन चेंज आ रहा है, इतना के ना होने के बराबर लेकिन फिर भी चेंज आ रहा है, तो एक्स मतलब चेंज इन एक्स ना होने के बराबर है लेकिन है नहीं, ना होने के बराबर है नहीं। तो जो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, इसका मतलब कि एक्स में जो तब्दीली आ रही है वो जीरो के करीब करीब है लेकिन जीरो नहीं है। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा जी, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट लिखते किस तरह है मैथमेटिकली, जिस तरह मैंने उसको लिखा था, इसको इस तरह लिखा जाता है मैथमेटिकली। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। अच्छा, उसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज और आप ऐड कर लें, इट रेफर्स द चेंज इन एक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज कंसीडर द चेंज वन एट और आइदर इंटरवल्स। इट रेफर्स द चेंज इन एक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट while average rate of change refers the change in any interval of time। ठीक है बच्चों, ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, अचानक से, अचानक से तब्दीली बात। और एवरेज आपको पता है, एवरेज का मतलब सब जगह सेम एवरेज, हर जगह की एक जैसी, तो इसको ये कहीं पर भी आप मालूम करेंगे एक जैसा आएगा, तकरीबन करीब करीब आएगा। इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट का अलग होता है, हर चीज का अलग होता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है। ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। दो ग्राफ मैंने बनाए, इस ग्राफ से तो आप वाकिफ हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था बना, ये एक और ग्राफ मैंने बना दिया। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये कर्व ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये कर्व का ग्राफ है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ थीटा मालूम करना है, या यहाँ मालूम करना है, या यहाँ मालूम करना है, या यहाँ मालूम करना है। मैं इन सब पॉइंट्स में से कहीं भी थीटा मालूम करूँ, मेरे थीटा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए इस वाले चेंज को एवरेज रेट चेंज कहा जाता है, जो हमने पहले पढ़ा। और ये कर्व में, कर्व में अगर मैं यहाँ थीटा निकालना चाहूँ, क्या है, निकाल ही नहीं सकता ना मैं, क्योंकि कर्व में हर पॉइंट पे चेंज है, हर पॉइंट पे कर्व मुड़ रहा है। क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो भाई मुझे कहीं पर अगर थीटा मालूम करना है तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। यहाँ मालूम करना है तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ मालूम करना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ मालूम करना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो देखिए हर जगह का थीटा अलग आया। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है, जब मैं कर्व का चेंज मालूम करता हूँ। और जब मैं स्ट्रेट लाइन पर थीटा मालूम करता हूँ तो वो मेरा एवरेज रेट चेंज कहलाता है। और जब मैं कर्व का थीटा मालूम करता हूँ तो ये
इंस्टेंटेनियस रेट चेंज कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए इतना इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज की जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस निपटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x वेरीज फ्रॉम a to b। उन्होंने कहा ये फॉलोइंग फंक्शंस का आप एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें जब x की वैल्यू वेरी कर रही है a to b। ठीक है, वेरिएशन हो रही है x में a से b तक, मतलब इनिशियल पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट b है। तो भाई हम देख लेते हैं किस तरह होगा ये। सबसे पहला सवाल है हमारा y is equals to f of x is equals to x square plus 4, x square plus 4 into a is equals to 2, b is equals to 2.3, b is equals to 2.3। तो आपने सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये देखना है कि जो a से b में चेंजिंग आ रही है, वेरिएशन आ रही है, ये इंक्रीमेंटेशन की तरह है या डिक्रीमेंटेशन, मतलब x में वेरी कर रहा है x, या कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, डेल्टा एक्स मालूम करेंगे। डेल्टा एक्स क्या है, बी माइनस क्या है, बी माइनस 2.3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.3 आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास। अब अच्छा हमें एवरेज रेट चेंज मालूम करना है। एवरेज रेट चेंज का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 प्लस 0.3 माइनस अपॉन डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2 अपॉन 0.3। तो देखिए बिल्कुल वही चीज बन गई जो हमने उस सवाल में की थी एग्जाम्पल में, बस छोटा सा फर्क है, या फॉर्म में डेल्टा एक्स लिखा है। क्या करेंगे, अब मैं जो हमारा फंक्शन है y का फंक्शन, उसको मैं लिखूंगा इसकी जगह पर भी, इसकी जगह पर भी, और यहाँ पर मैं 2.3 पुट करूंगा अपने फंक्शन में, और यहाँ पर 2 पुट करूंगा इस तरह। एक्स स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 0.3, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 का स्क्वायर प्लस 4 9.29 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 448 अपॉन 0.3, 9.29 माइनस 8 1.29 अपॉन 0.3, ये आ गया 4.3, क्या ये 4.3, यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है, एग्जाम्पल 1 की तरह है, छोटा सा डिफरेंस है, 0.3 लिख दिया, यही चीज हमारा एवरेज रेट चेंज करने का। अच्छा, ये था हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 भी इसी तरह होगा। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 3 है, उसमें ए से जो बी की वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंटेशन हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीमेंटेशन। तो आप इस फॉर्मूले के बजाय क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 3 है उसमें ये फॉर्मूला यूज करके होगा, सब कुछ इसी तरह, सब इसी तरह होगा, बस हो क्या जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है बच्चों, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर है बात। अच्छा, तो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें।